हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल मिस्टर एजुकेशनल किंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं की अध्याय ज्योग्राफी का अध्याय 3 है, जिसका नाम है अफवाह। आज हम अफवाह के बारे में समझेंगे। अफवाह चैप्टर का नाम है। अफवाह शब्द का अर्थ समझ लेते हैं उसका क्या होता है। तो अफवाह शब्द का अर्थ जो है वह किसी एक क्षेत्र में नदी बहने की दिशा को अफवाह कहते हैं। किसी क्षेत्र में नदी किस किस दिशा से होके जा रही है उसको उस नदी का अफवाह कहते हैं, ठीक है ना। अगला है किसी नदी में झील, छोटी नदियाँ या तालाब में नदी के पानी से मिलना और एक तंत्र का निर्माण करना क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। जैसे ये नदी है, मान लेते हैं ये हमारा नदी है, इसमें एक छोटी नदी आके मिल गया, इसमें किसी झील का पानी आके मिल गया, इसमें कोई बड़ी नदी आके मिल गई। ये जो हुआ उस नदी का वो तंत्र हुआ। ये जो हुआ छोटी नदी, बड़ी नदी, पोखर, तालाब जो इसका पानी आके इसमें मिल रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? तंत्र हो जाएगा। अफवाह तंत्र कहलाता है। उसका निर्माण करना अफवाह तंत्र कहलाता है। और अगला है दो अफवाह तंत्र को अलग करने वाले को जल विभाजक कहते हैं। और ये जल विभाजक कौन कौन होते हैं? पर्वत होते हैं या उच्च भूमि होता है। अगर किसी ये जो पर्वत और उच्च भूमि क्या करते हैं, दो तो अफवाह तंत्र को अलग करता है और इसे जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह-द्रोणी अमेजन नदी की है। सबसे बड़ी अफवाह-द्रोणी अमेजन नदी की है। और यह अमेजन नदी ब्राजील देश में बहती है, जो कि उत्तर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। और ये 11 देशों में बहती है। यह नदी अफ्रीका महादेश में बहती है। इसका अर्थ हुआ 11 अफ्रीकी देशों में नील नदी बहती है। आगे का है मेरा एशिया की सबसे लंबी नदी मेरा है यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, जो चीन में बहती है, ठीक ना। और उत्तरी अमेरिका में सबसे लंबी नदी मेरा कौन सा है? तो मेरा है मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी मिसिसिपी है, मिसिसिपी। और जो मेरा है यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा नदी जो है यूरोप महादेश की सबसे लंबी नदी है। और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया महादेश की सबसे लंबी नदी का नाम है मरे नदी, ठीक है ना। ये सब महादेश की सबसे लंबी नदी का नाम लिखा दिया, जो आपको आगे में काम लिखे लगेगा। और इसे सबको नोट डाउन करते हुए जाएंगे। भारत में अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। अफवाह तंत्र को समझ लिया। भारत में अफवाह तंत्र को समझेंगे तो भारत में अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले हम हिमालय की नदियों के बारे में समझेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों को समझेंगे। नदियाँ अपने ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन की क्रिया करती है। नदी जो रहती है उसके ऊपर में जो पानी बहती है वो तेज गति से बहती है, जिसके कारण वह अपरदन अधिक करती है। नदियाँ अपने मध्य एवं निचले भागों में विसर्प गोखुर झील का निर्माण करती है। जैसे ये नदी बहकर आ रही है इस तरह, और ये कभी कभी ज़्यादा पानी आने के कारण ये आगे से ही निकल जाती है। तो ये जो होता है एक खुर का आकार का होता है और ये उसमें बाद में पानी भर जाता है। ये इसे गोखुर झील बोलते हैं, ठीक ना। ये आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय की नदियों को समझेंगे। हिमालय की नदियाँ को समझेंगे। पर हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी है, ठीक ना। सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, ठीक। किसी नदी तथा उसके सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी और उसके सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। अब सिंधु नदी पहला जो आता है, सिंधु नदी के बारे में समझेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील से है। और सिंधु नदी 3 देशों से में बहती है। पहला है चीन, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र में बहती है। दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान। और सिंधु नदी की कुल लंबाई मेरा कितना है? 3180 किलोमीटर। 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और मैं सिंधु नदी की सहायक नदियां निम्न है। अब सिंधु नदी के सहायक नदियों को भी देखेंगे। पहला है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम के अनुसार है। पहले झेलम मिलेगा आपको, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद व्यास, उसके बाद सतलुज। ये क्रम के अनुसार है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी बाद में अरब सागर में गिर जाती है। अब झेलम नदी के बारे में समझते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान बेरीनाग झील से है, बेरीनाग झील से, ठीक ना। अब इसके जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी 2 देशों में बहती है। पहला है पाकिस्तान भारत, दूसरा है पाकिस्तान। झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ कुछ नहीं। झेलम नदी की कुल लंबाई मेरी है 725 किलोमीटर। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। झेलम नदी का मुहाना पाकिस्तान के त्रिमुम जिले के पास चिनाब नदी में। जो मुहाना का अर्थ जो होता है नदी का,
नदी जहाँ पे गिरती है, जहाँ मिलती है, उसे मुहाना बोलते हैं। तो झेलम नदी जो है पाकिस्तान के त्रिभुवन जिले के पास चिनाब नदी में जाके मिल जाती है, तो उसका मुहाना वहीं पे है। अब इस चिनाब नदी के बारे में समझेंगे। चिनाब नदी का उद्गम स्थान बड़ा लाचला दर्रा से है, बड़ा लाचा दर्रा से, और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक, आगे है चिनाब नदी की कुल लंबाई 974 किलोमीटर है। ये लगभग में माना है, कहीं कहीं आपको 975 भी मिलेगा, 980 भी मिलेगा, ये लगभग में है कि ये बहुत जगह यही इसका मानता है। चिनाब नदी दो देशों में बहती है, भारत और पाकिस्तान में। सिंधु नदी चिनाब नदी का मुहाना सतलुज नदी में, चिनाब नदी सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर ही स्थित है, जो इधर 2025 में बन के रेडी हुआ है। ये है रावी नदी। रावी नदी का आप देखेंगे, रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा से है। रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा से, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है। रावी नदी का कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। रावी नदी दो देशों की यात्रा करती है, ठीक है ना, दो देशों की यात्रा करती है। इसमें आ जाएगा भारत और पाकिस्तान, दूसरा नंबर में पाकिस्तान आ जाएगा। उसके बाद है मेरा रावी नदी का मुहाना चिनाब नदी में। ठीक, आगे है सतलुज नदी। सतलज नदी और कहीं सतलुज नदी दोनों मिलेगा आपको लिखा हुआ, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे है मेरा सतलुज नदी को समझेंगे। तो सतलुज नदी का सबसे पहले जो है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान राकसताल झील से है। राकसताल झील से है। राकसताल झील तिब्बत में है। राकसताल झील कहाँ स्थित है, तो हमारे तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी 3 देशों की यात्रा करती है, तिब्बत जिसे चीन कहेंगे, तिब्बत के क्षेत्र में बहती है। अभी तिब्बत कोई देश नहीं है, चीन देश है, जो चीन कब्जा कर लिया है, बहुत खराब किया है कब्जा करके। दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान। सतलज नदी का मुहाना सिंधु नदी में, ठीक है ना, सतलज नदी का मुहाना सिंधु नदी में, और सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है, गुरुत्वीय बांध सतलज नदी और व्यास नदी पर बना है। इस बांध का नाम भाखड़ा नंगल बांध है। भाखड़ा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो सतलज और व्यास नदी पे बना है। आगे बढ़ते हैं, व्यास नदी के बारे में समझेंगे। व्यास नदी का उद्गम स्थान व्यासकुंड से, व्यास कुंड से है, और व्यास नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। व्यास नदी पंजाब के पास सतलज नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना कहाँ हुआ, सतलज नदी। व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही खत्म हो जाता है, और जाता है, फिर भी सिंधु नदी की सहायक नदी कहलाता है, ठीक ना। ये जो व्यास नदी है भारत में ही मिल जाती है, तब भी इसे सिंधु नदी तंत्र का सहायक नदी से माना जाता है। अब सिंधु नदी किस तरह बहती है उसको हम चित्र में देख लेंगे। सिंधु नदी जो बहती है मेरा मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ से मानसरोवर झील से मेरा जो है सिंधु नदी निकलेगी। यहाँ से मेरा सिंधु नदी इस तरह करके बहती हुई जाती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, झेलम नदी आती है। उसमें झेलम नदी जो है चिनाब नदी में मिल जाती है, और चिनाब नदी में रावी नदी आके मिल जाती है। फिर व्यास नदी जो है सतलुज नदी में मिल जाती है, और सतलुज नदी आके इसमें रावी व्यास में जाके मिलके सिंधु नदी में मिल जाती है, और सिंधु नदी तंत्र का खत्म हो जाता है, और सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिर जाता है। अब गंगा जल समझौता कब हुआ था, तो गंगा जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, 80% यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% यूज जो है इंडिया करेगा, इंडिया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल समझौता को समझ लिया। अब गंगा नदी तंत्र को समझेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है मेरा देव प्रयाग से मेरा गंगा नदी निकलती है। पंच प्रयाग का राज उत्तराखंड को कहा जाता है, और पंच नदी का जो संगम है वो पंजाब को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 5 प्रयाग जो है उसे उत्तराखंड कहते हैं, और 5 नदी का संगम पंजाब में है। विष्णु, अब पांच प्रयाग होता है, उसमें पांचों प्रयाग को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे पंच विष्णु प्रयाग के बारे में। तो इसमें लिखा है जहाँ पर अलकनंदा से धौलीगंगा नदी मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। ये अलकनंदा आती है, उसमें जाके धौलीगंगा मिल जाती है, जहाँ मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब है मेरा नंद प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा नदी से नंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा नदी से नंदाकिनी मिलती है, उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अब तीसरा मेरा कर्ण प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा नदी से पिंडार नदी मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती रहती है, उसमें अलग अलग नदियाँ आके मिलती जाती है और उसका नाम रखाते जाता है। तो पिंडार नदी जहाँ मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। चौथा है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग जो है अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी जहाँ मिलेगी उसे रुद्र प्रयाग कहेंगे। और पांचवा है मेरा देव प्रयाग, जहाँ पर जो मेरा है अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी मिलती है, और भागीरथी नदी मिलने से देव प्रयाग बनता है, और उसके बाद से गंगा नदी कहलाने लगता है। ये जो है उसका चित्र है।
गंगा नदी तंत्र का, गंगा नदी जो है अलकनंदा नदी संतोपत हिमानी से निकलती है, उसमें धौली गंगा आके मिलती है जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती रहती है, उसमें नंदाकिनी नदी आके मिलती है, उसे नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है, उसमें पिंडार नदी आके मिलती है, जिसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ती है, मंदाकिनी नदी आके मिलती है रुद्र प्रयाग में। मंदाकिनी नदी जो निकलती है वह केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और रुद्र प्रयाग में आके मिल जाती है। उसके बाद जो है भील गन्ना जो है वो मिलती है भागीरथी नदी में। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है और जाके मिल जाती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी कहलाने लगता है। आगे मेरा है गंगा नदी हरिद्वार। गंगा नदी जो है वह हरिद्वार उत्तराखंड से मैदानी भागों में प्रवेश करता है। पहले वह पहाड़ी भागों में रहता है उधर उत्तराखंड की तरफ, और जो है हरिद्वार में आके मैदानी भागों में प्रवेश करता है। गंगा नदी दो देशों में बहती है, पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है? बांग्लादेश। अब है गंगा नदी जो दो देशों से बहती है। अब गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है, ठीक ना। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज से बहती है, जो 80 किलोमीटर तक की लंबाई में यहाँ पे बहती है झारखंड में। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। यह पहले 2008 के पहले गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी नहीं थी। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा की डॉल्फिन को कहा जाता है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, ठीक ना। और गंगा नदी की सहायक नदियों का नाम घग्गर, गंडक तथा कोसी। यह नदियां हिमालय से निकलती है एवं गंगा में मिलती है। चंबल, बेतवा, केंद्र तथा सोन प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलती है, जो गंगा में मिल जाती है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और फिर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा से मिलती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एक दूसरे से मिलती है, जहाँ इसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक ना। जो है इसे बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाने लगता है। और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाई जाती है, जो सिर्फ सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अब हम समझेंगे। मेरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का पहले उद्गम देखेंगे, जो उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से है। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, जो है तिब्बत कहने का यहाँ सेंस है चीन, ठीक ना। और भारत और बांग्लादेश में भी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग नाम है, और ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से असम राज्य में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामचा बरवा शिखर जो है शिखर के पास सियांग्याप दर्रा से यू की आकृति बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। और तिब्बत में रहता है ये नदी, मान लेते हैं ये मेरा नदी है, ये तिब्बत में बहती है। उसके बाद जो है यहाँ से यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे यू के आकार का बन रहा है, इसीलिए यहाँ बोलता है यू टर्न लेते हैं, यू की आकृति की तरफ तिरछा मोड़ लेती है और भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में दिहांग, असम राज्य में क्या है? दिहांग, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। और माजुली नदी द्वीप असम राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पहले तिब्बत में रहती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद असम में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में आती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मेल को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती
है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। लोही, दिबांग, लोहित, केनुला ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अब इसका चित्र देख लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का ये चित्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का आगे इसका दिया है कि सबसे पहले यह मानसरोवर झील से निकलती है और जाती है, यह तिब्बत में बहती है, यहाँ पे यू की आकृति का टर्न लेती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बांग्लादेश से होते हुए। यहाँ पे इसकी सहायक नदी है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, उसके बाद बराक है, गंगा है। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है जिसे मेघना के नाम से जाना जाने लगता है। अब प्रायद्वीपीय इसकी प्रायद्वीपीय नदी पढ़ेंगे। अब हिमालय की नदियाँ कंप्लीट हो गया है। अब प्रायद्वीपीय नदी में आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय नदी का मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय नदी का जो अलग जो करता है वो पश्चिमी घाट करता है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती है, भारत के पश्चिम में रहती है और पूर्व की ओर बहती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और तापी तो ऐसी बड़ी नदी है नर्मदा और तापी दो ऐसी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम को ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है एवं ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। सभी नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, और डेल्टा का निर्माण करती है। पर नर्मदा और तापी ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ठीक है। लूनी, माही, सिंधु, नर्मदा, तापी और साबरमती ये सभी नदियां अब अरब सागर में गिरती है। अब हम नर्मदा द्रोणी के बारे में समझेंगे। जो नर्मदा द्रोणी के बारे में, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की पहाड़ी से है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी से क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा और तापी जो होती है वो भ्रंश घाटी से बहती है, ऑप्शन में रहता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, ठीक ना। धुआंधार जलप्रपात बना है नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी गुजरात के खंभात खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तापी द्रोणी के बारे में समझेंगे। तापी नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बेतुला जिले के सतपुरा श्रृंखला से है, जो वहाँ से यह नदी निकलती है। तापी नदी नर्मदा के समानांतर भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी ऐसे बहती है, उसी के समानांतर तापी नदी भी बहती है और भ्रंश घाटी से ही दोनों बहती है। तापी नदी का मुहाना अरब सागर में है और नर्मदा नदी का भी मुहाना अरब सागर में ही था। तापी नदी का कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। तापी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से बहती है। यह तीनों राज्य से वह तापी नदी बहती है। अब गोदावरी द्रोणी के बारे में समझेंगे। गोदावरी द्रोणी जो है, ठीक ना, गोदावरी द्रोणी के बारे में समझेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले से है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है वो लगभग 1500 किलोमीटर है, कहीं अधिक भी मिलता है लगभग, ठीक ना। लगभग में यह माने 1500 किलोमीटर पर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी जो जिस तरह उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी तरह गोदावरी जो है दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। इस राज्य में यह सब बहती है नदियाँ। उसके बाद जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ है पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है, ठीक ना। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है और क्योंकि इसका जो आकार और विस्तार गंगा की तरह है। अब महानदी द्रोणी के बारे में समझेंगे। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से महानदी उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी की लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है और उड़ीसा में है इसकी द्रोणी स्थित है। अब कृष्णा द्रोणी के बारे में समझेंगे। कृष्णा द्रोणी जो है उसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र में है और पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकट के पास के स्रोत से निकलती है और आगे बहती चली जाती है। और कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, परंतु कुछ नदी नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी ये सब जो है अरब सागर में गिरती है। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है वह तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है, भीमा है, यह सब कृष्णा नदी की सहायक नदी है।
उसके बाद इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है तथा आंध्र प्रदेश में है। इसमें कुछ समझाने की चीज़ें नहीं है, बस इसको आप सभी को याद करना होता है। इसमें आपको याद होगा, करना होगा, इसमें हम समझा कुछ नहीं सकते हैं। आगे है कावेरी नदी, ठीक ना, यहाँ तक पढ़ लिए, कृष्णा नदी तक पढ़ लिए। अब है कावेरी नदी। कावेरी नदी से हम पढ़ेंगे। कावेरी नदी को जो समझेंगे पहले, कावेरी नदी का उद्गम स्थान पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, ठीक है ना। कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब में ये एक बात रिपीट करेगा, लंबाई रहता है सब में, उसके बाद किस जहाँ कहाँ गिरती है और कहाँ से निकलती है। कावेरी नदी की सहायक नदी जो है अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है, ठीक ना। कावेरी नदी को स्वच्छ और पवित्र की दृष्टि से दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। और जो गोदावरी जो था उसे आकार और विस्तार के कारण दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता था, और कावेरी नदी को स्वच्छ और पवित्र की दृष्टि से दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। इसकी द्रोणी है केरल में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसकी द्रोणी है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कुचिला जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक ना। आगे है मेरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात विश्व सुंदरम है, ठीक ना। विश्व सुंदरम भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह जो है चौड़ाई की दृष्टि से शिव समुद्रम जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ऊंचाई की दृष्टि से कौन है? ऊंचाई की दृष्टि से बरहे पानी, ठीक ना। इसका नाम है बरेही पानी, इसका नाम है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे। दामोदर नदी का उद्गम स्थान लातेहार के टोरी से निकलती है। दामोदर नदी पेड़ के जड़ से निकलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई नदी पेड़ के जड़ से निकलती है और इतनी बड़ी नदी बन जाती है, पर यह होती है दामोदर नदी लातेहार के टोरी के स्थान पर निकलती, जो पेड़ के जड़ से निकलती। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास हुगली नदी से मिल जाती है। इस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे वो बहुत तबाही लाती है वर्षा के दिनों, मानसून के समय में। अब बढ़ते हैं स्वर्णरेखा नदी की तरफ। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है ना। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान झारखंड के रांची के नगरी प्रखंड के रानीचुआ से, ठीक ना। रानीचुआ से निकलती स्वर्णरेखा की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्णरेखा नदी की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको हम पोस्ट किए थे अपना इसको पोस्ट भी किए थे। इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया था। अब सब चीज़ समझ लिए। यहाँ पे आप सब नोटिस करते होंगे कि यहाँ पे लिखा था कृष्णा द्रोणी, कावेरी द्रोणी, तापी द्रोणी। अब द्रोणी का अर्थ क्या होता है इसे समझेंगे। द्रोणी का अर्थ होता है किसी खास क्षेत्र में एक नदी के आसपास के वर्षा का जल नदी, नाले, नहर, ढलान के द्वारा मिलना ही द्रोणी कहा जाता है। मान लेते हैं यह मेरा नदी है, ठीक ना। जैसे ये मान लेते हैं नदी है, इसमें जो पानी आता होगा वह जो आता होगा पहले मान लेते पोखर से आया, फिर कोई नाले से आया इस नदी में पानी, फिर दूसरे बड़ी नदी से आया। ये सब जो है ये जहाँ से निकली होगी वहाँ तक का इसका द्रोणी कहलाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब हम झील समझेंगे, झील को, ठीक ना। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है, झील समझेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कहाँ पे है? जो है उड़ीसा राज्य में। भारत की अंतर्देशीय खारे पानी की झील, ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का तो है, पर ये जो है समुद्र के किनारे में, यह मुख्य सीमा से अलग हो जाता है। जैसे ये है, मान लेते हैं ये उड़ीसा है, तो यहाँ पे समुद्र के किनारे में है, जो ये अंतर भारत में नहीं है। इसीलिए भारत के अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर कोई पूछे भारत के अंदर में सबसे बड़ा खारे पानी की झील, तो सांबर हो जाएगा। और भारत के बाहर में कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वुलर झील। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ है? तैरता हुआ डाकघर डल झील पर है, ठीक ना। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। लोनार झील भारत का एकमात्र क्रेटर झील है। अब झील जो है और उसके किस राज्य में स्थित है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो मेरा जो है वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और डल झील जो है मेरा वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नैनीताल, भीमताल, ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। सांभर झील जो है मेरा वो राजस्थान राज्य में स्थित है। लोनार झील मेरा महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट झील मेरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे स्थित है।
कोलेरू झील जो है मेरा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कांवार झील जो मेरा बिहार में स्थित है। कांवार झील जो मेरा है बिहार राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील जो है चिल्का झील पुलिकट झील एवं कोलेरू झील जो है लेगुन झील का उदाहरण, ठीक है ना, लेगुन झील का उदाहरण है। जो क्या होता है, प्रकृति रूप से बनता है, समुद्र उसमें पानी आ जाता है और जाम हो जाता है तो वह झील बन जाता है। और लामजाओ नेशनल पार्क जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील पे, यह इसका नाम है लामजाओ नेशनल पार्क, इसका एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो लोकटक झील पे है। अब नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व को समझेंगे। नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है उसको समझेंगे। भारत में नदियों का पानी का प्रयोग सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक ना। आप कृषि के लिए इसका ज्यादा यूज होता है। नदियों के द्वारा जल विद्युत उत्पन्न करना, नौ संचालन करना, उद्योगों को जल आपूर्ति कराना, ये सब जल का कार्य है। टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी जो झारखंड के जमशेदपुर में है, जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा और खड़गपुर नदी के किनारे, किसी भी उद्योग को पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ज्यादातर उद्योग नदियों के संगम पे ही रहती है, नदियों के किनारे में रहती है। झारखंड की राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे में स्थित है, ठीक ना। स्वर्णरेखा नदी के किनारे में झारखंड का रांची स्थित है। गंगा नदी प्रदूषण मुक्त योजना 1985 में चला गया था। इसका अन्य नाम जो है मेरा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में चला गया था। दोनों एक ही है। उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है मेरा खत्म हो जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।